बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हूँ एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ। बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले हमने डेरिवेशन ऑफ रेडियस किया था। आज उसके हवाले से एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो लिखा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की क्या करें, रेडियस कैलकुलेट करें। सोल्यूशन में यू हैव टू कैलकुलेट R3 n is equal to 3 and R4 n is equal to 4 using equation n square times 0.529 angstrom। n नंबर ऑफ शेल हैं तो कौन सा थर्ड और फोर्थ शेल के लिए हम करेंगे, तो इसकी जगह 3 और 4 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे R3 is equal to n square टाइम्स ये कांस्टेंट, तो इससे हमारे पास आता है थर्ड ऑर्बिट के लिए करें तो 3 स्क्वायर टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट है, जिससे हमारे पास आता है 4.761 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट के लिए हम कर सकते हैं रेडियस को कैलकुलेट। n इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे, तो n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिससे हमारे पास आता है 4 स्क्वायर टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम। 4 और 16 टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम which is equal to 8.464 एंगस्ट्रॉम। ये है डेरिवेशन ऑफ रेडियस। इसको हम इसी तरीके से कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट में हमने कहा था कि हर एक शेल की क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। अब उसी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं कि इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन होती है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन होती है। या अगर हम अज्यूम करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को हम इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की विसिनिटी में लेके आना चाहें, तो उसके लिए हमें वर्क डन करना होगा। और वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स ज़रब डिस्टेंस बाय ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर डिस्टेंस r तक हम किसी इलेक्ट्रॉन को लेके आना चाहें न्यूक्लियस की विसिनिटी में, तो उसके लिए हमें वर्क डन करना होगा। वो वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हियर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पे देखिए, हियर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स multiply r distance, this is force of attraction, minus z square divided by 4 pi epsilon naught r square is the force of attraction between electron and proton, multiply r square is the distance। तो ये r से कट गया, माइनस z square divided by 4 pi epsilon naught r, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 2 mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, और बोहर रेडियस हमें पता है कि mv स्क्वायर किसके बराबर है, z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर है इक्वेशन में। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, mv स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 1/2 n2, ये mv स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो इससे कॉमन लेते हैं। E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 टाइम्स 4 और इनमें से दोनों में से एक कॉमन लिया, तो जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब इसमें अगर हम देखें तो r है। अब इस r की वैल्यू को हम क्या करते हैं, रेडियस के इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन इन r की वैल्यू जो हमने रेडियस के लिए डिराइव की थी n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय z स्क्वायर पाई m, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर पाई m। इसको अगर हम यहाँ पे लेके आए थर्ड डिवीजन में तो ऊपर चला जाएगा z स्क्वायर पाई m, ये जेड स्क्वायर ये है और ये ऊपर चला गया और पाई m भी ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय ये पूरी की पूरी इक्वेशन डिनोमिनेटर में है, तो इसको एज इट इज लिखो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ये इक्वेशन में से अगर z और n क्या है, z और n वेरिएबल है, बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट है। z n क्या है, ये वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हमने एक तरफ लिखा है E4m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारे क्या है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर वेरिएबल है, तो उसको हमने अलग किया है। अगर Z1 के बराबर हो तो एनर्जी हमारे पास हो जाएगी E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू 1/n स्क्वायर। ऊपर Z है तो Z1 के बराबर हुआ तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू Me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू, अब ये सारे के सारे कांस्टेंट है। अगर इनमें हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, कांस्टेंट की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 2.18 10 टू द एक्सपोनेंट -18 जूल पर एटम। अब इसकी जगह, इस कांस्टेंट की जगह इसकी ये वैल्यू पुट करते हैं तो एनर्जी हमारे पास हो गई En इज इक्वल टू -2.18 10 टू द एक्सपोनेंट -18 जूल पर एटम इनटू 1/n1 स्क्वायर, ये अपनी जगह आ गया नीचे। अगर हम इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें और 1000 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए En, अगर हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1312 टाइम 36 डिवाइड बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में गया। सिंपल बात है, इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1000 पे डिवाइड करो तो इससे हमारे पास 1312.36 डिवाइड बाय n स्क्वायर आता है किलो जूल पर मोल। n क्या है 123। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है। अगर किसी शेल के लिए हम कैलकुलेट करने चाहें एनर्जी तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 के लिए एनर्जी होगी E1, तो ये कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर, तो उससे यही आता है। N2 E2 एनर्जी E2 होगी, इसी वैल्यू को फिर क्या करेंगे 2 2 जार 4 पे डिवाइड करेंगे दूसरे शेल के लिए, इसी तरह तीसरी शेल के लिए इसी वैल्यू को 5 6 7 ये कांस्टेंट है उस पर डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह हम किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल। अगर हम दो शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। If we want to calculate the energy difference between the two shell, then how can we calculate the energy difference between the two shells? अगर हम एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो एनर्जी हमारे पास हमको मालूम है कि E इज इक्वल टू E4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर टाइम्स जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये एनर्जी की इक्वेशन है। अब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल हमें पता है कि बराबर है कि ये दो मिसाल के तौर पर शेल हैं, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी क्या है E2 है। तो अगर हम एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हम एनर्जी ऑफ 1 को क्या करेंगे 2 से माइनस करेंगे। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2 जो हायर है माइनस एनर्जी ऑफ 1 जो लोअर है। अब हमें पता है कि एनर्जी के लिए जनरल इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे n स्क्वायर की जगह हम दो शेल्स हैं तो n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर पुट करेंगे। उसके लिए हमने लिखा है A2 इज इक्वल टू E4m, वही इक्वेशन है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे क्या आता है n2 स्क्वायर और ये इसके लिए n1 के लिए n1 स्क्वायर। बाकी इस पूरी की पूरी इक्वेशन दोनों में क्या है सेम है, सिर्फ शेल या n नंबर जो है उसमें क्या है उसमें डिफरेंस है। अब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर E4m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये एनर्जी हमारे पास आ गई। ये दोनों वेरिएबल है, फिर वही कांस्टेंट हैं, लेकिन हमने दो शेल की एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करने तो इसलिए हमने क्या लिखा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब इधर देखो Me4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये फिर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिर उसी के बराबर है। तो हम इसको इस तरह करें 2.18 10 टू द एक्सपोनेंट -18 माइनस 18 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल पर एटम।
अगर हम इसको फिर क्या करें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें और 1000 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आता है प्लस 1312.36। ये क्या हो गई ये वैल्यू, अगर हम इसको क्या करें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें 1000 पे डिवाइड करें तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी। n2 ये वेरिएबल है 1/n2² माइनस 1/n1² किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास क्या आती है एनर्जी आ गई दो एनर्जी शेल्स के दरमियान। अगर हम शेल के दरमियान एनर्जी को गैप एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड वेव लेंथ। वेव नंबर, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शेल की, तो इसी एनर्जी की इक्वेशन की मदद से हम उनको भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमें पता है फ्रीक्वेंसी न्यू। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, हमें पता है कि चेंज इन एनर्जी के लिए इक्वेशन हम अगर हम देखें तो चेंज इन एनर्जी के लिए इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन है हमारे पास चेंज इन एनर्जी के लिए z² E4m डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h² n2 1/n2² माइनस 1/n1²। तो ये हमारे पास इक्वेशन है चेंज एनर्जी के लिए। अगर इस इक्वेशन को हम न्यू के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय h। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि न्यू इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय h। अब चेंज इन एनर्जी की जगह हम ये लिखेंगे ये इक्वेशन, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक h है और यहाँ पे एक h है, तो ये h इसी h से मल्टीप्लाई हो जाएगा और h³ हो जाएगा। तो यही इक्वेशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन क्या चेंज होगी, ये h² क्या होगा h³ होगा। बाकी पूरी की पूरी क्या होगी यही इक्वेशन होगी। सिंपल बात है। इसी तरह हम वेव नंबर के लिए भी कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन हमें पता है कि c इज इक्वल टू न्यू लेमडा, न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा अगर न्यू के लिए सॉल्व करें। और हमें ये भी पता है कि वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो अगर हम इस न्यू को लिखे तो 1/λ टाइम्स c विच इज इक्वल टू cv। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, v या न्यू बार इज इक्वल टू वेव नंबर। तो 1/λ किसके बराबर है, वेव नंबर के बराबर है, जिसको v बार से रिप्रेजेंट न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c टाइम्स वेव लेंथ। और अगर वेव लेंथ के लिए न्यू हम इधर लेके न्यू बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी बाई c। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन को अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह पुट करें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन है m E4m डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³। ये इक्वेशन है n2 1/n2² माइनस 1/n1²। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इधर देखिए, इस वेव नंबर के लिए हमने उसी इक्वेशन को पुट किया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई c, क्योंकि यहाँ पे क्या था नीचे डिनोमिनेटर में c। न्यू बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इक्वेशन ये है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की डिवाइड बाय c। एक एक्स्ट्रा इस इक्वेशन में आ गया। तो इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इक्वेशन में सिर्फ c का फ़र्क है, बाकी दोनों इक्वेशन क्या है सेम है। तो m E4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h³ c इसकी वैल्यू क्या है 1.09678 10 to the exponent 7 पर मीटर। इसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1.09678 10 to the exponent 7 n2। इस कांस्टेंट की जगह हमने ये वैल्यू लिखी। वैल्यू कैसे आती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। ये सारे के सारे कांस्टेंट है और इससे ये वैल्यू आती है। बाकी ये क्या है, वेरिएबल है n2 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसी तरह हम किसी शेल की ऑफ वेव नंबर को भी कैलकुलेट। वेव नंबर का क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जंप करते हैं तो जो लाइट इमिट करते हैं जिस स्पीड से हो जाता है
उस वो जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स मोशन के दौरान फ्रॉम हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर, तो उस वेव्स का वेव नंबर क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू द बोहर मॉडल। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।